यूपी और बिहार की अगर मैं बात करूं, ये जो माफिया राज है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है या फिर पॉलिटिशियंस का रखरखाव रहता है, ये आज भी वैसा ही बरकरार है 2025 में, या तब की बात और थी, अब की बात और है? उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी हुए, रिजवान जहीर हुए, अतीक अहमद हुए, फूलन देवी हुई, ददुआ हुए, टोकिया हुआ, श्री प्रकाश शुक्ला हुआ। पॉलिटिक्स ने इन माफियाज को, इन गैंगस्टर्स को, इन डॉन्स को खद्दर पहनाई। नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे कई बार, लेकिन जब लहर थी, मोदी लहर जिसको कहते हैं, तो उन्होंने भी गुजरात की जगह बनारस छोड़ा। हम अदर साइड ऑफ द कॉइन नहीं देखते, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। खुलेआम दंगे हुए हैं, खुलेआम बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, वसूली हुई है, ठेकों में ठेकेदारों की हत्याएं हुई। तो जंगल राज, माफिया राज और इस पर पॉलिटिकल खद्दर, इसने परसेप्शन बिगाड़ा है किसी उत्तर प्रदेश, किसी बिहार का। एक हाफ एनकाउंटर भी हमारे यहाँ शुरू हो गया। विकास दुबे नाम का बिकरू में, मैं उसको बहुत बड़ा बदमाश नहीं मानता, रहने वाला तो कानपुर का ही हूँ। मैं जानता हूं ना विकास दुबे क्या था, यहां से पागल था। अब गैंगस्टर में यह है कि आपकी पूरी संपत्ति, आपके बच्चों की संपत्ति, आपकी पत्नी की संपत्ति, आपकी पैतृक संपत्ति तो जाएगी ही जाएगी। आखिर सबसे ज्यादा कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ क्यों हुई? पॉलिटिकली थोड़ा सूट करता है। व्हेन योगी आदित्यनाथ इज देयर और वो भगवा वस्त्रों में हैं, तो मुसलमानों पे जितनी ज्यादा कार्रवाई होगी उतना ज्यादा हिंदू एक होगा। किसी ने अतीक को अतीक बनाया होगा और किसी ने अतीक का अस्तित्व मिटाया होगा। अब योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने चैलेंज किया कि आप मायावती का नाम नहीं ले रहे, और उसने दिन दहाड़े एक वकील की हत्या की है, और आपके राज में कानून व्यवस्था सुरक्षित मेंटेन नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस माफिया को पाले पोसेंगे आप, उस माफिया का स्वागत करेंगे माले से आप, और आरोप हम पर लगाएंगे। अब आप उस माफिया का कद समझिए क्या है। 200 पौने 200 मुकदमे हैं उसके खिलाफ, 60 से 70 मुकदमे उसके सिर्फ हत्या के हैं। वो अतीक जिसकी सुनवाई करने के लिए 11 जज मना कर देते हैं और 12वां तैयार होता है सुनवाई के लिए तो उसको जमानत दे देता है। अतीक के गैंग के लोगों ने 12 साल 13 साल तक की बच्चियों के रेप किए। माफियाज़म और पॉलिटिशियन, ये दो ऐसे लोग हैं जिनको सूट करता है एक दूसरे का साथ। ये बाकायदा शादी है, निकाह है। और ये जो हिंदू मुसलमान को बांटा जाता है, फिर दलित और पिछड़े को बांटा जाता है, अगड़े और पिछड़े और दलित को बांटा जाता है। अब मुझे लगता है पिछले साल 1.5 साल से कि मैं भी गांधी जी पे शक करने लगा हूं। अब गांधी जी के खिलाफ जो कुछ बातें आती ना, वो मुझे कुछ अच्छी लगती है। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, मेरे नाम की तरह, तमन्ना टॉकीज। और ये अभी मुझे पता चला कि दिलचस्प क्यों है इस नाम की तरह, वो मैं आपको बताऊंगी। आज मेरे मेहमान बड़े दिलचस्प हैं, और अगर आपकी रुचि जो है पॉलिटिक्स की है, तब भी आप इस एपिसोड को ज़रूर देखें। फिल्मों में आपकी रुचि है, तब तो ज़रूर देखें। एक्टर्स में रुचि है तो और भी ज़्यादा देखें, क्योंकि ये आज एपिसोड फुल पैक्ड होने वाला है। आप इनको अच्छे से जानते हैं। इनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि इनके नाम के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, तो नाम भी ये खुद ही बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मनोज राजन त्रिपाठी, क्या नाम है? रिसर्च देखी मेरी सर आपने? हाँ, अच्छी बात है। मेरा बेसिकली नाम जो मेरी मार्कशीट्स में है, हाँ, वो मनोज त्रिपाठी है। राजन मेरे घर का नाम है। अच्छा। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैनिक जागरण। मैंने अपने जर्नलिज्म का कैरियर दैनिक जागरण से शुरू किया। वहाँ पर मेरा नाम जो है, वो जो वहाँ के मालिक थे, संपादक थे, तो उन्होंने कहा कि मनोज, अच्छा मुझे भी लगता था कि मनोज नाम जो है ना, वो बड़े आलू टाइप का नाम है, कहीं भी बिकता है, कितने रुपए किलो भी बिकता है। तो उन्होंने मेरे घर का नाम राजन उसमें जोड़ा। हाँ। और जब मनोज राजन त्रिपाठी आता है, तो मैंने अभी तक जो गूगल सर्च किया है,
तो दिखता तो नहीं है कोई मनोज राजन त्रिपाठी, तो लगता है एक्सक्लूसिविटी बनी हुई है नाम की। हाँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हम्म, जैसे एक बार मैं फ्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एयर टिकट पे मनोज रंजन त्रिपाठी लिखा हुआ था। बहुत सारे लोग मुझे मनोज रंजन त्रिपाठी कहते हैं, हम्म, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, वो मुझे मनोज रंजन ही कहते हैं। अच्छा। हाँ, और मुलायम सिंह जी थे, मनोज रंजन कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी मनोज रंजन ही कहते हैं। ये बात अलग है कि मायावती तो त्रिपाठी जी कहती है, तो वहाँ तो बच जाता हूँ। हाँ, सबसे क्लासिक नाम दिया मुझे यूपी के डीजीपी थे ब्रजलाल जी। वो इस समय राज्यसभा के सदस्य भी हैं और होम डिपार्टमेंट की तमाम सारी कमेटी को वो हेड करते हैं। उन्होंने सबसे अच्छा नाम दिया मुझे, मनोरंजन जी। तो मनोज त्रिपाठी, मनोज राजन त्रिपाठी, मनोज रंजन त्रिपाठी और मनोरंजन त्रिपाठी। और कई बार मेरी जो एवी चल रही होती है स्टेज पे, वो मनोज राजन त्रिपाठी के नाम से चल रही होती है, पर जो एंकर बोल रही होती है वो मनोज रंजन ही कह रही होती है। इसलिए मैंने आप पे छोड़ दिया। हाँ, तो वो नाम अपने आप में, और मैं किसी को करेक्ट नहीं करता। फेवरेट कौन सा आपका? मनोज राजन त्रिपाठी, मनोज राजन त्रिपाठी। और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ऊपर लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ, सारेगामा, ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्टेस्ट, इन सबको जीत चुका हूँ। फिल्मों में गाना गाने के लिए बॉम्बे जा चुका हूँ, और दिल है कि मानता नहीं फिल्म के लिए मैंने गाना गाया और बाद में वो गाना ओवर राइट हो गया, तो बॉम्बे छोड़ा, ऐसे ही धीमे से क्रिकेट किट पैक कर दिया। लेकिन लिखने का शौक लगातार बराबर था। फिर जर्नलिज्म किया, फिर टीवी जर्नलिज्म किया, फिर डिजिटल जर्नलिज्म किया, फिर फिल्म में डायलॉग लिखे, फिल्म और वेब सीरीज लिख रहा हूँ, किताबें लिखी। अभी पता नहीं है मतलब कि मुझ में टैलेंट ज़्यादा है या मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना क्या है। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से मेरा नाम बिल्कुल सही है। उसमें बहुत कुछ है, मनोज राजन भी है, मनोज भी है, मनोज रंजन भी है और मनोरंजन भी है। जैसे आपने बोला ना कि टैलेंट ज़्यादा है या मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जैसों के लिए होता है कि वो कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ नथिंग जैक ऑफ ऑल। आपका उल्टा है, आप मुझे लगता है मास्टर ऑफ एवरीथिंग है। नहीं, ऐसा नहीं सर, आपकी किताबें आप देख लीजिए, आपने फिल्मों में डायलॉग्स लिखे हैं, अतिथि तुम कब जाओगे, अच्छी फिल्म है, अच्छे एक्टर से बनी हुई फिल्म है। बॉलीवुड आपसे अछूता नहीं है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आपसे अछूते नहीं है, पॉलिटिक्स की भी आपको उतनी ही नॉलेज है। जी जी। और मैं दर्शकों को बता दूं कि मनोज राजन त्रिपाठी, अब मेरे को भी पता है मुझे मनोज राजन है, लेकिन बोलते हुए 2 सेकंड सोचना पड़ रहा है। मैंने जब उनको देखा था तो मैंने पॉडकास्ट शुरू नहीं किया था। राजन राजन राजन, मनोज राजन त्रिपाठी, मनोज राजा त्रिपाठी, राजन का तो राजा ही होता है। ठीक बात है। तो मनोज जी को मैंने अप्रोच बड़े दिनों से कर रही थी, लेकिन अब ये मेरे हाथ चढ़े हैं। सर, आपकी जो मैंने पॉडकास्ट देखा था वो मैंने देखा था जो आपकी किताब लॉन्च हुई थी कसारी मसारी पर, जो आपने अतीक अहमद पे लिखी थी। जी जी। और मैंने जितना रिसर्च किया है, अतीक अहमद को आप अच्छे से जानते थे, उस वक्त के पॉलिटिशियंस को आप अभी के भी पॉलिटिशियंस को आप अच्छे से जानते हैं जी। यूपी और बिहार की अगर मैं बात करूं, ये जो माफिया राज है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है या फिर पॉलिटिशियंस का रखरखाव रहता है, ये आज भी वैसा ही बरकरार है 2025 में, या तब की बात और थी, अब की बात और है? मतलब आप सिर्फ यूपी और बिहार की बात कर रही हैं? हाँ, अभी मैं यूपी बिहार की बात कर रही हूँ। बंगाल में कम है? नहीं, बंगाल में भी है, लेकिन अगर सर, अब जैसे मैंने आपसे पहले भी मेरी कन्वर्सेशन हुई ऑफ द कैमरा, जैसे अगर आप इस वाली बेल्ट में चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, आप पंजाब चले जाएं, हम लोग जो यूपी बिहार को देखते हैं ना, वो हमें पहला जो जाता है, क्लिक करता है, हमें यही करता है कि वहाँ पर ये सब होता है, बाहुबली होते हैं, माफिया होते हैं, मारधाड़ होती है, गोलियाँ चल जाती हैं। हमें नहीं पता नालंदा यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है, वो चीज़ें कम लोगों को पता है क्योंकि न्यूज़ में हम यही सुनते हैं। इसलिए दूसरे राज्य में बाद में जाऊंगी, पहले इस राज्य को साफ करते हैं थोड़ा सा। बताता हूँ आपको। हाँ। वही बता रहा हूँ। जैसे बंगाल के बारे में आप जब भी सुनेंगे तो वहाँ लगेगा कि वहाँ का एक परसेप्शन है, एक लाइन में बताता हूँ, जनरल परसेप्शन, कि वहाँ बांग्लादेशी भरे पड़े हैं। वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कभी भी घसीट के कहीं पे मार देती है। ये बंगाल का परसेप्शन है। कश्मीर में आप भले ही गुलमर्ग का या पहलगाम का या श्रीनगर का प्रोग्राम बनाएंगे, एक परसेप्शन है, यार ऐसा ना हो कि कोई आतंकी घटना हो जाए। होता है ऐसा? बिल्कुल।
जैसे दिल्ली, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी बहुत सारी फीमेल दोस्त हैं, महिला दोस्त हैं, वो दिल्ली के नाम से डरती है। दिल्ली का परसेप्शन पूरा ऐसे ही बना हुआ है। उनको लगता है कि दिल्ली उतरेंगे और कोई घसीट लेगा, कोई निर्भया कांड हो जाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी हुए, रिजवान जहीर हुए, अतीक अहमद हुए, फूलन देवी हुई, ददुआ हुए, टोकिया हुआ। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश सिंह हुए, बहुत सारे माफियाज हुए, श्री प्रकाश शुक्ला हुआ। और उत्तर प्रदेश में की पॉलिटिक्स ने इन माफियाज को, इन गैंगस्टर्स को, इन डॉन्स को खद्दर पहनाई, पॉलिटिकल चोला पहनाया, पॉलिटिक्स में लेके चले आए। तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ऐसा ही है। जैसे लगता है कि बिहार में, जब बिहार की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आएगी कि एक ट्रेन है जिसमें ट्रेन के टॉयलेट्स में भी 10 लोग बैठे हुए हैं, पूरी ट्रेन भरी हुई है, छठ में एक भीड़ आती है, छठ में एक भीड़ वापस जाती है। ये परसेप्शन बन चुका है। वहां भी अगड़ी जाति और दलित जाति और पिछड़ी जाति का एक मसला है। हाँ। अब आइए, अब आपको ले चलता हूं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बॉलीवुड। ठीक है। अमिताभ बच्चन, आज तक का सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ा किंग अमिताभ बच्चन, उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से है। स्त्री फिल्म देखी होगी, उसका डायरेक्टर कानपुर से है। सन ऑफ सरदार अश्विनी धीर कानपुर से। राजेश चंडेल, जिन्होंने ग्रहण जैसी सीरीज बनाई, बमफाड़ जैसी फिल्म बनाई। अनुराग कश्यप, उत्तर प्रदेश। बहुत सारी चीजें हैं। 11-12 प्रधानमंत्री दिए हैं उत्तर प्रदेश ने। निकाल लीजिए, शुरू कर दीजिए, कहां से शुरू करना चाहते हैं। जवाहरलाल हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी, एमपी यूपी दोनों जगह से जुड़े हुए। बहुत सारे राष्ट्रपति यूपी ने दिए, कोविंद जी उत्तर प्रदेश से ही थे। अब देखिए क्या क्या दे रहा है उत्तर प्रदेश। ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए आप, तो यूपी और यूपी से ज्यादा बिहार बढ़ा पड़ा है। हाँ। पॉलिटिक्स में चले जाइए, बिहार और यूपी के बहुत सारे लीडर्स हैं। नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे कई बार, लेकिन जब लहर थी, मोदी लहर जिसको कहते हैं, तो उन्होंने भी गुजरात की जगह बनारस चुना। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, वो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर के तौर पर उभरे। अब कहा जा रहा है कि आने वाले हो सकता है प्रधानमंत्री भी वो बने। लेकिन फिर ऊपर से एक योगी का टैग है ना। उसके बाद भी अगर मैं ये बोलूं कि वहाँ पर माफिया राज खत्म हो गया है, बाहुबली राज खत्म हो गया है, तो आप इस चीज़ से गुरेज नहीं कर सकते। वो सब अभी भी बरकरार है। कम हुआ होगा वो आप ही बताएंगे। मैं वहीं आ रहा था। तो ये परसेप्शन है, हम अदर साइड ऑफ द कॉइन नहीं देखते। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, खुलेआम दंगे हुए हैं, खुलेआम बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, वसूली हुई है, ठेकों में ठेकेदारों की हत्याएं हुई हैं। मायावती के समय में 10,000 करोड़ का एनआरएचएम स्कैम हुआ था, जिसमें 3 ऑफिसर्स की खुलेआम डेलाइट मर्डर किए गए थे। तो हुआ है, परसेप्शन तभी तो बना है। कश्मीर का परसेप्शन किसी वजह से ही तो बना है। आप जैसे, मैं खूब पंजाब घूमा हूं, आप जैसे ही आंख बंद करते और पंजाब के बारे में सोचते, सबसे पहला शब्द क्या आता है? ड्रग्स। ठीक है। आपने कहा हिमाचल, आपने कहा उत्तराखंड, शांत है, ईश्वरीय जगह है, वहां पे भी यहीं के लोग जा रहे हैं, खास कर दिल्ली पंजाब वाले सब जाके खराब हो गया। ठीक है। लेकिन हिमाचल का एक परसेप्शन वैसे नहीं बना है, लेकिन उनमें बना हुआ है जो लोग उस चीज को लेते हैं कि हिमाचल का जो ड्रग है वो सबसे शानदार बनता है। ठीक है। मनाली ट्रांस की बात कर रहा हूं। ठीक है। ये कर्म है ऊपर वाले का कि हिमाचल अभी भी, या उत्तराखंड अभी भी
देवभूमि के तौर, जब हिमाचल का नाम लेते ही हमको सेब नजर आते हैं, हमको बर्फ नजर आती है। उत्तराखंड का नाम लेते ही हमको लगता है उस शांत जगह आ गए हैं जहां चिनार और देवदार के पेड़ खड़े हैं, और उसके बीच में जो चीज मूव कर रही है वो स्पिरिचुअलिटी है, वो शांति है, वो सुकून है। ये महसूस होता है ना हमको। बिल्कुल। तो इस परसेप्शन की वजह तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है वहां पे। इस परसेप्शन को मिटाने में समय लगता है। जैसे महाराष्ट्र ने मुंबई में, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां से अंडरवर्ल्ड का टैग खत्म किया है। पहले अंडरवर्ल्ड था दाऊद इब्राहिम, फलाना ढिमाका। परसेप्शन तो है, और ये परसेप्शन अगर किसी ने बनाया है तो उत्तर प्रदेश के माफिया राज ने बनाया है, उत्तर प्रदेश के गुंडों ने बनाया है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया, और एक लंबे समय से बनाया है। यही हाल बिहार का है। बिहार में कभी रणवीर सेना चलती थी, तो कभी जंगल राज था, अपहरण होते थे, पूरा किडनैपिंग का एक पूरा धंधा चल चुका था, घोटाले हो रहे थे। बिहार को मिलता तो क्या था? सिर्फ रेल मिलती थी बिहार को, एक ट्रेन और मिलती थी। इसके अलावा बिहार को नहीं मिलता था, या तो घोटाले मिलते थे। तो जंगल राज, माफिया राज, और इस पर पॉलिटिकल खद्दर, इसने परसेप्शन बिगाड़ा है किसी उत्तर प्रदेश, किसी बिहार का। जैसे मैंने आपसे कहा, बाकी और जगह मैंने कश्मीर के लिए कहा, पंजाब के लिए कहा, हिमाचल के लिए भी थोड़ा सा कहा, सब कहा। इन सारी जगहों के, कहते हैं ना, झूठ जो है वो एक बार सच बनाया जा सकता है, लेकिन परसेप्शन तोड़ने में सालों लगते हैं। बिल्कुल। उस परसेप्शन को काफी कुछ योगी आदित्यनाथ ने ठीक तो किया है। जैसे मेरे ख्याल से 3-3,500 एनकाउंटर्स हुए हैं। एनकाउंटर्स में हाफ एनकाउंटर भी है। एक हाफ एनकाउंटर भी हमारे यहाँ शुरू हो गया, जिसमें घुटना तोड़ दिया जाता है। और जब घुटना मतलब घुटने में गोली मारी जाती है, पैर पे गोली लग गई। पैर पे है क्या? एक लड़का मेट्रो स्टेशन से एक लड़की उठाता है 3-3.5 साल की, और उसके संग रेप करता है, और रेप का सीसीटीवी फुटेज है। उसके 2 दिन बाद एनकाउंटर हो जाता है उसका। एक गली से, मेरे ख्याल से देवरिया साइड का मामला था, गली से एक मोटरसाइकिल गुजरे थे, 2 लड़कियां स्कूल से जा रही थी, एक लड़के ने उसके संग छेड़छाड़ कर दी, सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, घुटने पे गोली पड़ गई। मुख्तार अंसारी चले गए, अतीक अहमद चले गए, बहुत सारे जेल में पहुंच गए, बहुत सारे अपनी जमानत कटा के चले गए। तो इसका असर तो पड़ता है। सोनभद्र की तरफ कैदियों को ले जाने वाली वैन जा रही थी, 2 कैदियों ने 2 सिपाहियों को गोली मार दिया, हो गया एनकाउंटर, मुठभेड़ में मारे गए। विकास दुबे नाम का बिकरू में, मैं उसको बहुत बड़ा बदमाश नहीं मानता, रहने वाला तो कानपुर का ही हूं, तो मैं जानता हूं ना विकास दुबे क्या था। यहां से पागल था, मीडिया ने उसको बहुत बड़ा माफिया बनाया। वो इतना बड़ा माफिया नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने इतने सारे, अब यहीं पे आ रहा हूं, उसके यहाँ छापा पड़ेगा, मतलब पुलिस रेड करने जाएगी, एम्बुश लगा के 8-9 पुलिस वाले मार देंगे, आप पूरा गैंग साफ हो गया। विकास दुबे भी गाड़ी पलटी, और विकास दुबे भी एनकाउंटर में मारे गए। जब ये होता है, गैंगस्टर का मसला थोड़ा बदला गया। अब गैंगस्टर में यह है कि आपकी पूरी संपत्ति, आपके बच्चों की संपत्ति, आपकी पत्नी की संपत्ति, आपकी पैतृक संपत्ति तो जाएगी ही जाएगी, आपके जो दोस्त यार साथी हैं, जो आपके गैंग में हैं, उन सबके भी होगा, उन सबके भी खाते सीज होंगे, उन सबके भी घर सील होंगे, और बुलडोजर चलेगा। अब ये मामला बीच में आ गया कि बुलडोजर बिना नोटिस के कैसे चल सकता है। बात सही है, ये बात भी सही है, ऐसे चलना भी नहीं चाहिए बुलडोजर। किसी एक आदमी को अपनी बात कहे, अगर उसका घर लीगल है तो बुलडोज नहीं हो सकता, एंड दैट इज ट्रू। गोमती नगर में, लखनऊ में बहुत पानी बरसा, भर गया जबरदस्त। ताज होटल के पास एक जगह वाटर लॉगिंग होती है जबरदस्त, वहां लड़के जो आवारागर्दी, जो पानी में उछल कूद कर रहे थे, एक लड़की अपने ही भाई के साथ निकल रही थी,
पानी भरे में उसकी मोटरसाइकिल गिर गई, अब उस पर सबने पानी फेंकना शुरू कर दिया, उठा उठा के, सबके सब जेल भेज दिए गए। सीए के आंदोलन चल रहे थे, बाकी यहाँ दिल्ली में तो शाहीन बाग था, लेकिन लखनऊ में लोग अचानक सड़क पे उतर पड़े, गाड़ियां तोड़ दी, किसी मनोज राजन त्रिपाठी की, किसी तमन्ना की, आम आदमी की गाड़ियां तोड़ दी, बसों में आग लगा दी, सब कुछ कर दिया। सारे जिन्होंने किया था, एक एक मोबाइल से लेके एक एक सीसीटीवी का फुटेज निकाला गया और 200-250 फोटो निकाल के चौराहों पर बोर्ड लगाया गया और फैसला किया गया, ऑर्डर दिया गया कि जो लोग इसमें आए हैं, कैप्चर हुए हैं, जो संपत्ति कुल नुकसान हुआ है, इसको इतने हिस्सों में भाग बांटा जाएगा और इन सब से वो पैसा वसूल किया जाएगा। वसूल हुआ। ये लोग चले गए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप वसूली कर सकते हैं, लेकिन किसी का पोस्टर नहीं लगा सकते, चौराहे पोस्टर नहीं लगाएंगे कि इन्होंने ऐसा किया। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विधेयक पेश कर दिया और तय होगा कि पोस्टर तो लगेगा, और लग गया। हाँ, सवाल भी उठते हैं, आखिर सबसे ज्यादा कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ क्यों हुई? ये मैं आने वाली थी कि क्यों अखिलेश हुई? यादव ने भी ये कहा था। क्यों हुई? तो पॉलिटिकली थोड़ा सूट करता है। हाँ। व्हेन योगी आदित्यनाथ इज देयर और वो भगवा वस्त्रों में हैं, तो मुसलमानों पे जितनी ज्यादा कार्रवाई होगी उतना ज्यादा हिंदू एक होगा। और होने को ये भी हो सकता है कि पिछले इतने सालों की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा प्रेशर दिया हो, तो मुसलमान गुंडे ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे लगने पर मत जाइए। आपने पत्रकारिता का भी एक लंबा दौर हाँ, जिया है। बिल्कुल, मैंने बुलंदशहर का दंगा देखा है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय तक सरकार मुलायम सिंह चला रहे थे। तो सबसे ज्यादा तो सपा में ही माना जाता है कि ये सब चीजें होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती थी। क्या देखा नहीं? क्या मायावती के समय में नहीं हुआ था? क्या हुई है? मायावती के समय में नहीं हुआ? क्या 3 सीएमओ नहीं मारे गए? एक डिप्टी सीएमओ, 2 सीएमओ नहीं मारे गए? क्या नहीं हुई तब हत्याएं? लेकिन आज की कार्रवाइयों में मुसलमानों के खिलाफ, रहीम नगर पे बुलडोजर जरूर चलता है, लेकिन नाम भूल रहा हूं, वो उसका नाम कुछ और नगर है, लेकिन वो रहीम नगर नहीं है, वो हिंदू नगर टाइप की जगह है। वहां बुलडोजर आके रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा स्पेस देते तो हैं कि ऐसा हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में चीजें बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो केस हुआ था सर, जिस पे आपने किताब भी लिखी, कसारी मसारी, एक तो कसारी मसारी का मैं आपको आपसे वो भी पूछना चाहूंगी, इसका क्या सिंबलिक है? क्योंकि मैंने पढ़ा, मुझे तो नहीं दिखा कहीं भी इसके बारे में कसारी मसारी का मतलब क्या है। पहले मुझे लगा शायद जगह का नाम हो, वो भी पूछूंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या वजह थी कि आपने अतीक अहमद को ही चुना? और भी तो ऐसे कई गैंगस्टर हुए हैं, माफिया हुए हैं, क्या चीज़ आपको ट्रिगर की कि मुझे इस पर लिखना है? आप उनको पर्सनली भी जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। तो कुछ बताइए, कुछ कहानी बताइए। दर्जनों मुलाकातें। हाँ, कभी प्रेशर भी आया कि भाई ये मत लिखो और ये मत करो? वो प्रेशर का मत पूछिए, प्रेशर तो किताब लिखने पे भी आया था। प्रेशर नहीं मानते हैं। मायावती की गवर्नमेंट थी, डिप्थीरिया की दवा से 6 बच्चों की मौत हो गई थी। उसको तलाशते जब मैं आगे बढ़ा हूँ तो 10,000 करोड़ का स्कैम निकला। उसमें पहले एक सीएमओ मारा गया, कुछ ही दिनों बाद दूसरा सीएमओ मार दिया गया। सिर्फ ठेकेदारी का झंझट था, मार दिया गया। फिर एक सीएमओ पर आरोप लगा कि ये सबको मरवा रहा है, वो जेल में मार दिया गया। 12 जगह से पूरे शरीर में आर्टरी काटी थी। आर्टरी मतलब जैसे किसी को मरना होता तो नब्ज काट लेता ना, उसने 1, 2, 3 कमर, थाइस, घुटना, पैर, सब जगह से आर्टरी काटी अपनी। मरा नहीं, लेकिन फिर उसने अपनी बेल्ट खोली, गले से बेल्ट में फांसी लगाई और कमोड में बैठ गया, और ये होगा कि उसने फांसी लगा दी है साहब। 100-125 ब्यूरोक्रेट्स, ठेकेदार, नेता, मंत्री सब जेल गए। ये सारा चीज मैंने खोली हुई है। अच्छा। उसमें सरकार का वो प्रेशर था कि एक बार अचानक बहुत सारी पुलिस आती है
और मुझे उठा के ले चलने लगती है। परवेज टांडा जो आईएसआई के लिए नेपाल में काम करता था, फेक करेंसी का, उसको सुपारी दी गई, उसको मेरी सुपारी दी गई। और इंटेलिजेंस से मुझको खबर मिली कि मुझे ट्रक से कुचल के मारने का प्लान है। तो आशुतोष जी वगैरह ये सब लोग, आशुतोष जी को जानते हैं? हाँ जी। तो वो मेरे बॉस थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सिक्योरिटी रीजन तुम कुछ दिन आके दिल्ली रह लो। दिल्ली नहीं आऊँगा सर, यहीं काम करते हैं। उसी धमकी के दौरान ही 12-15 दिन में परवेज टांडा ही मार दिया गया एक ऑपरेशन में वहाँ। वो सब तो दबाव कभी नहीं दिखता है, दिखता भी नहीं है, शायद लगता भी नहीं है। किताब ही लिख रहा था, उसी में था कि मत लिखो ये किताब। उसमें पॉलिटिक्स भी है, माफियाज़म भी है, सभी लोग हैं उसमें। कैसे वो अतीक बना, कैसे अतीक मरा, सभी कुछ है ना। तो किसी ने अतीक को अतीक बनाया होगा और किसी ने अतीक का अस्तित्व मिटाया होगा, तो सारी चीज़ें हैं ना, तो उस पर भी दबाव रहता है। पर मुझे लगता है कि आजकल एक बच्चा शादी में नाचते हुए दिखाई देता है 20-24 साल का, डीजे पे गाना बज रहा होता है, अचानक गिरता है, मर जाता है। एक हनुमान जी बने होते हैं किसी रामलीला में, या वो उड़ रहे होते हैं, हार्ट अटैक होता है और वो मर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब 20-24-18 साल से लेके 50-60-70 साल के लोग चलते फिरते गिर रहे हैं, तो क्या डरना है? डरना शायद सिखाया नहीं गया हम लोगों को। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है, शायद सिखाया नहीं गया। तो अतीक की कहानी का सिर्फ मतलब इतना था कि हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। जैसे किसी ने अरविंद केजरीवाल पे स्याही फेंक दी। हाँ। आप तो टीवी में रही हैं। वो टेप वहां से निकलती थी, ओबी में जाती थी या स्टूडियो आती थी और पीसीआर में इंजिस्ट होकर सट से चलती थी। वो बड़ी खबर आ रही है, अब दिखाते हैं आपको, और भी ये हो गया। आजकल तो फेंकने से पहले खबर आ जाती है, किसी की मौत के पहले ही वो आ जाता है, मतलब हाँ, स्क्रॉल तो आ ही जाता है, फुल स्क्रीन भी खुल जाती है और रिपोर्टर लाइव पे आ जाता है। इसी तरीके से जैसे वो आरुषि मर्डर केस में उसके फादर सुनवाई के लिए गए थे कोर्ट में, उनको चाकू मार दी गए थे चेहरे पे। तो वो टेप आती है, टेप ओबी में लगती है, ऑन एयर होता है, तब एंकर टेलीप्रॉम्प्टर पर के अचानक प्रोड्यूसर बताता है कि ये खबर आ गई, इसको पढ़ो। लेकिन अतीक का मर्डर लाइव था, ये डेफर्ड नहीं था। वहां से मुझे लगा कि अतीक अहमद है। एक बात, भाई साथ में दो अलग अलग कैदी हैं लेकिन एक ही हथकड़ी में बंधे हुए, कभी देखे हैं बंधे हुए आपने? यानी अगर किसी वैन में 10 कैदी जा रहे हो, क्या 10 एक ही हथकड़ी में बंधे होंगे? एक का हाथ इसमें बंधा, वो दूसरी हथकड़ी में दूसरे का बंधा, फिर तीसरी में तीसरे का बंधा, चौथे, ऐसे नहीं बनते ना। हर आदमी एक हथकड़ी में होता है और रस्सी सबके हाथ में बंधे। तो जब हत्या होगी, किसी एक को गोली लगेगी, वो गिर जाएगा, तो दूसरा वाला भाग नहीं पाएगा, तो वो भी मार दिया जाएगा। तीसरी बात, वो लड़के जो थे जिनके पास चवन्नी अठन्नी 1 रुपया 4 रुपया खर्च करने को नहीं होगा, टपरी में चाय पीने के पैसे नहीं होंगे, वो जिगैना पिस्टल से चला रहे थे गोली, जिनके पास जो जिगैना पिस्टल 9.5 लाख रुपए की आती है और देश में मिलती भी नहीं है। वो टर्की में बनती है, अजरबैजान आती है, अजरबैजान से ईरान आती है, ईरान से पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रॉप की जाती है। अहमद शाह भी ऐसे ही थे अफगानिस्तान में। पंजशीर नाम का एक इलाका था, वहां तालिबान को कब्जा नहीं करने दे रहे थे। तो एक विदेशी चैनल उनका इंटरव्यू लेने आया, और विदेशी चैनल जब इंटरव्यू ले रहा था तो उसका जो क्रू था, जो कैमरामैन थे, जो रिपोर्टर थे, इंटरव्यू लेते लेते उन्होंने अपना बेल्ट दबाया और सब मर गए, और अहमद शाह भी मर गए, चिथड़े उड़ गए उनके। सुसाइड बॉम्बर थे वो तालिबान के। तो ये पैटर्न मिलता है, इन तीनों ने भी पत्रकार बन के उनको मारा। अच्छा, तीनों पत्रकार ही तो बन के आए थे। उनके पास एक चैनल की आईडी थी, कैमरा था, सब कुछ था, तो पत्रकार बन के आए। क्यों? आप घटनाएं उठा लिए। अरविंद केजरीवाल को किसी ने स्याही फेंकी है, वो भी जर्नलिस्ट है वहां पे, उनके बीच में भीड़ का फायदा उठाया। आप उठा लीजिए आरुषि के पिता मिस्टर तलवार का, डॉक्टर तलवार का, वो भी मीडिया की भीड़ में ही थे, तब वो हुआ। तो इस चीज को रीड किया गया, और मीडिया की इस भीड़ में एक्सेसिबिलिटी को स्पेस देने के लिए मीडिया मैन तैयार किए गए, नकली। उन्होंने हत्या की।
पुलिस ने उनको सरेंडर करने दिया, हम्म, अपने होल्स्टर में हाथ ही नहीं डाला। हम्म, मतलब एक विकास दुबे की गाड़ी पलटती है, वो सिपाही की बंदूक लेता है, भागता है और मुठभेड़ में मार दिया जाता है। वहां सामने मार रहे हैं, लेकिन पुलिस बिल्कुल आराम से खड़ी हुई है, हम्म, कल देखा जाएगा। इन सारी चीज़ों ने मुझे लगा कि मुझे इतने साल कवर किया है, इतने साल चीज़ें देखी हैं, हम्म। मुझे इस पे कहानी लिखनी चाहिए। जब हम रिसर्च करते हैं सर, क्योंकि आप मतलब ऑब्वियसली कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ आप एग्जेजरेट करके लिखें या गलत लिखें, शब्दों में वज़न हो सकता है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं लिखेंगे सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए। जब आप ये सब रिसर्च करते हैं तो जैसे फ़िल्मों में होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, जैसे फ़िल्मों में होता है हम एक्टर से सुनते हैं कि भाई मैंने ये रोल प्ले करना था तो मैं यहाँ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल विक्रम बत्रा का रोल प्ले करना था तो सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके भाई से मिले, उनकी फ्रेंड से मिले, सबसे मिले, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने वो रोल प्ले किया। तो आप भी क्या आपकी भी मुलाकातें हुई हैं इससे पहले, जिन जिन के बारे में आपने उस किताब में लिखा है, क्या क्या वार्तालाप हुई? क्या वो रिसर्च जब आपने गैदर करने की कोशिश की तो सिर्फ आपने ऐसे कैजुअली बात की या आपने बताया था कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ? मैंने बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स से बात की है, हम्म, मैंने उन लोगों से बात की है जिनके अतीक से अच्छे संबंध थे। जैसे? नहीं, वो ठीक नहीं रहेगा। हम्म, मैंने उन लोगों से बात की। पत्रकारिता में सबसे पहले एक चीज़ सिखाई जाती है, हम्म, अपने सोर्सेस कभी रिवील नहीं करेंगे आप। ये पत्रकारिता का हम्म, परम धर्म है। हम्म, अगर आपको किसी ने एक बहुत बड़ी खबर दे दी और आपने उसका सोर्स रिवील कर दिया तो आपका कुछ नहीं होगा, वो मारा जाएगा। उस सोर्स की उसकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तिहाड़ में मिला लोगों से, पंजाब तक गया, हम्म, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ज़रिए ही हम्म, ये पिस्टल्स उसको मिली थी। अच्छा, वहीं से पैसा भी गया है, हम्म, सुपारी उत्तर प्रदेश से निकली है, एग्जीक्यूशन इलाहाबाद में हुआ है। एक लड़के की ट्रेनिंग पंजाब में हुई है, उस लड़के ने अपने बाकी 2 शूटर्स को ट्रेनिंग बुंदेलखंड में पाठा के जंगलों में दी है। फिर उनको पत्रकार बनाया गया और पत्रकार ने शूटर से उन पत्रकारों ने शूटर बन के अपना पहला असाइनमेंट पूरा किया। इससे पहले इन लड़कों ने किसी को गोली नहीं मारी थी, अच्छा, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग कट्टा चलाने की तो नहीं दी गई थी, हम्म, लेकिन उनको जिगाना चलानी थी, तो जिगाना चलाने के लिए तो ट्रेनिंग चाहिए, तो वो पूरी ट्रेनिंग दी गई उनको। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिससे झंझट था, बम्बैया गैंग है ना, पूरा मिड्डा बम्बिया, बम्बिया, उन्होंने गोल्डी बरार के रिश्तेदार को मारा, हम्म, इन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को मारा। फिर उन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रिंस तेवतिया को मार दिया। ये लोग टिल्लू तेजपुरिया को मारना चाहते थे तिहाड़ में। टिल्लू तेजपुरिया को मारने के लिए इनमें से एक लड़के को 2 लड़कों को लगाया गया था। जिसने अतीक को मारा? जी जी जी। अच्छा, अच्छा, लेकिन टिल्लू तेजपुरिया मरने से पहले टिल्लू तेजपुरिया के लोगों ने, बम्बिया गैंग के लोगों ने जितेंद्र गोगी को ही रोहड़ी में मार दिया, रोहड़ी कोर्ट में वकील के भेष में आए शूटर और मार दिया। वो जितेंद्र गोगी ही इन लोगों को प्लांट कर चुका था यूपी में। तो वो जितेंद्र गोगी जब मर जाता है तो बीच की चेन ब्रेक हो जाती है कि यहां से सुपारी चली, सेंटर पॉइंट जितेंद्र गोगी था, वो मर जाता है, तो बात आगे बढ़ती नहीं है। 2-3 तरीके की थ्योरीज आई। एक थ्योरी ये आई कि विपक्ष ने अतीक को मरवा दिया ताकि योगी आदित्यनाथ एक हत्या में घिर जाए। ठीक है, लेकिन इससे तो विपक्ष को ही नुकसान है। मुसलमान उनके तरफ रहेगा, अतीक की बात उठ रही है। विपक्ष नुकसान में क्यों रहेगा? योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरेगा। दूसरी थ्योरी ये आती है, वो वाइट कॉलर्ड लोग, बिल्डर्स, वो नेता जो सत्ता में भी है, पार्टी में भी है और पार्टी के बाहर भी है, अतीक का हजारों करोड़ रुपया इन सब के साथ इन्वेस्टेड है, जमीन के धंधे में, बिल्डिंग के धंधे में। एक थ्योरी आती है कि इन सब ने मरवा दिया क्योंकि अतीक उमेश पाल को मरवा के अब एक बड़ा कांड हो सकता था उत्तर प्रदेश में, तो उनके नाम ना खुले
तमाम सारी चीज़ें ना हो, तो ये बात हमेशा भूल जाते हैं लोग कि अतीक के मर्डर के 3 दिन पहले तमाम एजेंसीज का अतीक के ठिकानों पर छापा मारा गया। बहुत सारे दस्तावेज, कंप्यूटर्स, बाकी सारी चीज़ें वहाँ से बरामद कर ली, हटा दी गई वहाँ से। तीसरी थ्योरी ये लोग कहते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। चूंकि योगी आदित्यनाथ को बुली किया, या योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने चैलेंज किया कि आप मायावती का नाम नहीं ले रहे, और उसने दिन दहाड़े एक वकील की हत्या की है, और आपके राज में कानून व्यवस्था सुरक्षित मेंटेन नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस माफिया को पाले पोसेंगे आप, उस माफिया का स्वागत करेंगे माले से आप, और आरोप हम पर लगाएंगे। हमने इस माफिया को मिट्टी में ना मिला दिया, मिट्टी में मिला देंगे मैं इस माफिया को। तो एक थ्योरी विपक्ष और बहुत सारे लोग एक थ्योरी ये भी बताते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये है कुल कहानी अतीक के मर्डर की। मैंने अतीक अहमद पे किताब नहीं लिखी। आपने मुझसे कहा कि बहुत सारे माफियाज थे, आपने उस पर किताब क्यों नहीं लिखी? मुझे माफिया पे किताब लिख के करना क्या है? मैं एक जर्नलिस्ट हूं। देखिए, मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। कहानी लिखने के लिए मैटर तो चाहिए। तो मैटर क्या है? एक अतीक अहमद, 3 बेरोजगार शार्प शूटर जिन्होंने कभी नहीं किसी को मारा, जिनके पास पैसों का टोटा है, वो 9.5 लाख की जिगाना से मार रहे हैं। पुलिस उनको सरेंडर करने दे रही है, पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। वो अतीक 5 बार का विधायक है, 1 बार का सांसद है। मुलायम सिंह ने उसको पाला, अपना दल ने उसको पाला, उसके वोट से सेंट्रल की गवर्नमेंट बची जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और परमाणु संधि वाला मसला आया था, न्यूक्लियर डील का। अब आप उस माफिया का कद समझिए क्या है। 200 पौने 200 मुकदमे हैं उसके खिलाफ, 60 से 70 मुकदमे उसके सिर्फ हत्या के हैं। उस अतीक अहमद ने सिटिंग राजू एमएलए को, राजू पाल एमएलए जो था बहुजन समाज पार्टी का, उसको 5 किलोमीटर दौड़ा के मारा था, गोलियों से बोल दिया था, बट जांच में बरी है। वो अतीक जिसकी सुनवाई करने के लिए 11 जज मना कर देते हैं और 12वां तैयार होता है सुनवाई के लिए तो उसको जमानत दे देता है। वो अतीक जिसने जमीनों का जो धंधा शुरू किया, जो काम शुरू किया, उस जमीन के बीच में एक मदरसा आ रहा था, मठ नहीं था, मदरसा था, और लड़कियों का मदरसा था। उस मदरसे में अतीक के गैंग के लोगों ने 12 साल 13 साल तक की बच्चियों के रेप किए ताकि ये मदरसा खाली हो जाए, जमीन हमको मिले। वो अतीक जिसने अपने ही रिश्तेदार की एक लड़की को, मतलब बिल्कुल बहन को, सिर्फ इसलिए ऑनर किलिंग करा दी उसकी क्योंकि वो अपने ड्राइवर के साथ भाग गई थी। वो अतीक जिसने गाड़ी बैक न करने पर एक बहुत छोटे से दुकानदार की हत्या करा दी थी। वो अतीक जिसने एक जमीन के प्लॉट के लिए, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक औरत के सामने उसके पति को मार डाला था। तो फिर यूपी में डर लगना लाजमी है सर। था ना अतीक? ठीक है था, लेकिन वही है ना कि जो आपने कहा कि परसेप्शन बना है तो हाँ। तो फिर इसको रॉबिनहुड क्यों कहा जाता है? कई लोग बोलते हैं रॉबिनहुड मुख्तार अंसारी को कहते हैं लोग। अच्छा, अतीक को रॉबिनहुड कैसे कहेंगे? वही मैं वॉक्स पॉप देख रही थी सर। अतीक को रॉबिनहुड कैसे कहेंगे? सुनिए, अतीक अहमद कौन है? नाम सुन के क्या लगता है किस जात किस धर्म का है? मुस्लिम। अतीक जो है मठ नहीं था। जिन लड़कियों का रेप हुआ वो मुसलमान थी। जिस रिश्तेदार की हत्या कराई, अलकमा नाम था उसका, मुसलमान थी। जिसका प्लॉट किया, चंद्रकली नाम था, सूरजकली नाम था, मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ, हिंदू थी। अशोक साहू नाम था जिसकी गाड़ी बैक करने में उसकी हत्या हुई थी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। राजू पाल दलित था। ये वो लोग हैं जो पुलिस की रिपोर्ट तक पहुंच गए। 50 या सैकड़ों
मुकदमे तो कराए ही नहीं होंगे। अभी आपने एक शब्द बोला दलित। आजकल इस शब्द को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है, खासतौर पे चुनावों में बहुत उछाला जाता है। ये जो जितना भी माफिया राज है, ये राजनीतिक सत्ता का लालच है, या फिर गरीबी है, या फिर कोई लूप होल है हमारे सिस्टम में, या फिर ये जातिवाद का भी एक मुद्दा है? देखिए ऐसा है, हाँ। ये ठीक वैसे ही है कि कश्मीर में बहुत सारे लोग शक के बिना पे पकड़े जाते हैं, हाँ। मार भी खाते हैं, कुछ टॉर्चर भी होते हैं, हम्म। कुछ आतंकी भी बन जाते हैं, कुछ पत्थरबाज बन जाते हैं, कुछ नॉर्मल जिंदगी भी गुजारे होते हैं, कुछ निर्दोष भी मार दिए जाते हैं। कोई गरीब है तो वो शूटर हो जाएगा, माफिया हो जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं बताया जाता ना कि हमको बेटा कुछ नहीं बन पाना तो बेटा गुंडे बन जाना, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं। माफियाज़म और पॉलिटिशियन, ये दो ऐसे लोग हैं जिनको सूट करता है एक दूसरे का साथ। ये बाकायदा शादी है, निकाह है, क्योंकि एक गुंडा चाहता है कि उसे कुर्ता मिल जाए ताकि वो सेफ हो जाए, और एक पॉलिटिशियन चाहता है कि ये गुंडा मेरे साथ रहेगा तो मेरा तमंचा बन के रहेगा, मेरा बाउंसर बन के रहेगा। उस गुंडे को टिकट देते हैं, वो गुंडा अपनी सीट से जीतता ही जीतता है, आसपास की 3-4 सीटों पे और उसकी धमकी काम करती है। फूलन देवी मल्लाह जाति की थी, निषाद, पारिवारिक झंझट था, जरा सा चना तोड़ के ले आई थी खेत से, तो परिवार वालों ने ऐसा प्रताड़ित किया उसको कि फूलन देवी ने बंदूक उठा ली हाथ में, डकैतों के चक्कर में फंसी, और फंसते 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 फूलन देवी का खुद का गैंग हो गया। बाद में बेहमई में उसने ठाकुरों को लाइन में लगा के गोली से उड़ा दिया। हालांकि उसमें एक मुसलमान भी था, एक धानुक भी था। फूलन देवी हो गई। जब बेहमई कांड हुआ था ना, 84-84 के आसपास की बात है, तो मुलायम सिंह यादव बेहमई में धरने पर बैठे थे कि जब तक फूलन देवी पकड़ी नहीं जाएगी वो धरना खत्म नहीं करेंगे, और फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में सरेंडर कर दिया था। उन्हीं मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जनहित में फूलन देवी के उस ऑर्डर पर लिखा था, जनहित में फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस लिए जाते, और फूलन देवी को टिकट दे दिया। और फूलन देवी कहां पहुंची? सांसद हो गई। ये सिस्टम है पॉलिटिक्स का। फेलियर है, सिस्टम है। फेलियर क्यों है? क्यों? कौन सा मॉरल है? आप सिर्फ माफियाजम या गुंडों को खद्दर का कुर्ता पहनाना क्यों बड़ी बात समझती हैं? बहुत सारे करोड़ों के अरबों के घोटाले आपने साउथ से लेके और उत्तर प्रदेश बिहार तक होते नहीं देखे हैं क्या? ये जो हिंदू मुसलमान का दंगा कराया जाता है भड़का के, और ये जो हिंदू मुसलमान को बांटा जाता है, फिर दलित और पिछड़े को बांटा जाता है, अगड़े और पिछड़े और दलित को बांटा जाता है, क्या ये राजनीति नहीं है? क्या ये गंदी चीज नहीं है? गंदी चीज केवल वही होती है जिसमें किसी को गोली मार दी जाए, वही गंदा है। कहीं से तो सफाई होगी ना। कौन करेगा सफाई? जिनके हाथ में सत्ता है वही तो चलाते हैं सत्ता। हाँ। वो तो इस सिस्टम का उनको हिस्सा बना चुके हैं। सफाई सिर्फ एक आदमी कर सकता है, हाँ। जनता। वो करेगी नहीं, क्योंकि कोई मनोज राजन त्रिपाठी जब वोट देने निकलते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि जो मेरा सबसे जानने वाला होगा उसको वोट देंगे। फिर सोचते हैं अगर मेरे मोहल्ले का हुआ तो उसको और जल्दी दे देंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं ब्राह्मण होगा तो जरूर दे देंगे, और करीब पहुंचते हैं और सोचते हैं ब्राह्मण में भी अगर त्रिपाठी मिल गया तब तो पक्का दे देंगे, और आखिरी में जब बटन दबा रहे होते हैं सोचते छोड़ो यार, क्या ब्राह्मण क्या त्रिपाठी, हिंदू हो जाते हैं और वोट दे देते हैं। दोनों तरफ से है ये, यही मुसलमान के संग भी है। एक लंबे समय तक मुसलमानों का तुष्टीकरण होता रहा, और एक लंबे समय से अब हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा है। हम इसी में फंसे रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। आपकी फेवरेट फिल्म है आनंद, उसी का डायलॉग है। अच्छा डायलॉग बोल दीजिए, चलिए थोड़ा सा कब लाइट कहाँ करते हैं। कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। जहांपना तो सिर्फ जहांपना जानते हैं कि क्या हो सकता है। एक माहौल क्रिएट हो चुका है देश में
एक सनसनी फैल चुकी है कि अगर सरकार गई तो मुबीन अपने घर से तलवार उठाएगा और मैकू को आके काट देगा। आदमी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, न महंगाई, न बेरोजगारी, कुछ नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ मुबीन से डर रहा है। और मुबीन किससे डर रहा है? मैकू से। खामोश होकर बैठा हुआ है। हम इस देश में कभी मंदिर पे लड़ते हैं, कभी मस्जिद पे लड़ते हैं। अब तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में संभल है, कल्कि का अवतार वहीं होगा। अब तक 74 तीर्थ खोजे जा चुके हैं वहां पे। वो तो एक बार होती है शुरू ये प्रचलन, तो फिर हर कहीं जाके, जैसे अभी हुआ था कि वहाँ शिवलिंग मिले, लास्ट ईयर की बात है ना, मंदिर जो हुआ था, उसके बाद भी इतना सब कुछ हमने देखा। फिर जगह जगह पर लोगों, आपको ये भी लगता है कि ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। सही है, सही है। बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, क्या सही नहीं? मतलब वो उनको नहीं मंदिर मिल रहा होगा, हाँ वहां पे शिवलिंग मिल रहे होंगे, इससे मुझे इनकार नहीं है। हाँ ठीक है। बिल्कुल मिल रहे होंगे। हाँ हिंदुओं की आस्था पूरी होनी चाहिए। हाँ ठीक है। हिंदुओं की आस्था पूरी होनी चाहिए। एक राम मंदिर, अगर वहां राम का जन्म था और अगर खुदाई करने पे वहां मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं तो मंदिर बनना चाहिए। लेकिन ना कार सेवकों पर गोली चलनी चाहिए, ना मस्जिद गिरा के देश में दंगे होने चाहिए। कोर्ट का सिस्टम था, कोर्ट के थ्रू हो जाना चाहिए। और किसी एक पर तो विश्वास करना होगा ना। यही कोर्ट जब एक फैसला देती है तो पक्ष विपक्ष कुछ और उसका मायने निकालता है। यही जिसके पक्ष का फैसला आ जाता है वो कहता है योर ऑनर अच्छे हैं। जिसके पक्ष में फैसला नहीं आता वो योर ऑनर पे भी सवाल उठाने लगता है। लेकिन ये जो जेनजी आ रही है, ये जो अल्फा जनरेशन आने वाली, जेन अल्फा आने वाली है, ये सब ठीक कर देगी। अच्छा, इनका इसको तो मतलब ही नहीं है इस चीज से। सही बात है। एक और मैं आपको बात बताती हूँ। आपने जो हिंदू मुसलमान वाला ये बात कही है सर, अब मैं फिर से प्रदेश की तरफ ही जाऊंगी। मेरा नाम तमन्ना है सर। मैं बड़ी मतलब मेरे को खुद बड़ी हैरानी हुई थी जब मैं नई नई दिल्ली आई सर, हिमाचल से उठ के। तो सर मैं एक प्रोग्राम करती थी सुबह, एक धार्मिक प्रोग्राम जाता था, वो करती थी एक न्यूज़ चैनल में। तो एक लड़की ने मुझे बोला कि यार तुम धार्मिक प्रोग्राम भी सही से कर लेती हो। तो मैंने कहा हाँ कर ही लेती हूँ। तो कह रही नहीं, बीइंग अ मुस्लिम तुम्हें धार्मिक प्रोग्राम। मैंने कहा यार मुस्लिम, मैं कैसे मुस्लिम हूँ? कह रही तुम्हारा नाम तमन्ना है ना। मैंने कहा यार ये किसने बोला कि मैं मुस्लिम हूँ? तो कह रही कि नहीं, हमें ऑफिस में तो सबको यही पता है तुम मुस्लिम हो। सर उस दिन के बाद मैंने तमन्ना महाजन बोलना शुरू किया कि भाई किसी को गलतफहमी ना हो। अब फिर कहीं लोगों ने सोचा होगा एक मुस्लिम लड़की इसने हाँ वही किसी महाजन से शादी लेकिन कर ली। सर ये चीज़ भी यहीं पर मैंने देखी है। आज भी लोग, अभी भी मैं लास्ट मंथ भी नहीं, 15-20 दिन हुए होंगे, हरिद्वार गई थी कैलाश गिरी जी से मिलने। तो उसका ड्राइवर था, वो वहाँ पर जाके उसको पता चला कि मेरा नाम जो है वो तमन्ना महाजन है। वो पूरा कह रहा है कि मैं तो कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था कि शायद आप मुस्लिम हैं। तो मैंने तो ये धारणा भी ना, जो आप परसेप्शन कह रहे हैं, वो भी मुझे यहीं लगी सर। उस वाली बेल्ट में ये सब नहीं है, हिमाचल पंजाब वहाँ पर नहीं है कि मेरा नाम तमन्ना है तो वही हो सकता है। यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा मुस्लिम की शायद इसलिए, लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। ये भ्रम इतना तेज खड़ा कर दिया गया है, कुछ कहने की बात नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूं। नहीं प्लीज प्लीज। पहले मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं होता था, लेकिन अब मैं भी सोच समझ के बताती हूँ कि यार मुझे पूरा नाम बताना है कि सामने वाला मुझे मुस्लिम ना समझ ले। मुझे क्या डर है भाई, मुस्लिम समझ भी लेगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो अंदर ही अंदर लगता है मुझे। 92 में मस्जिद गिरी, दंगे हुए, मैं दैनिक जागरण में था। मैं और मेरे बॉस थे प्रमोद तिवारी। हम सब लोग उन दंगों की तरफ गए, कवर कर रहे थे उसको। और कानपुर जो है वो हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए काफी कुख्यात है। हाँ। जैसे लखनऊ शिया सुन्नी दंगों के लिए कुख्यात है, लेकिन कानपुर हिंदू मुसलमान के लिए। अलीगढ़ भी आई गेस। हाँ है ना, बहुत सारी जगह है। यूं तो दरभंगा भी है, बिहार भी है, सब। अब दंगे नाम जैसी कोई चीज है या एक तरफा, उसमें बंगाल का नाम ज्यादा आता है। तो ऋषि माथुर एक हम लोगों के साथ था। अच्छा। फीचर में इलिस्ट्रेशन वगैरह बनाता था, एम्बेसडर गाड़ी थी। और ऋषि माथुर और उसके दोस्त में एक शर्त लगी थी कि हाई स्कूल के बाद वो दाढ़ी नहीं बनाएंगे नहीं, शेव नहीं करेंगे। तो ऋषि माथुर BSc SC भी कर चुके थे, सब कुछ करे, तो उनकी दाढ़ी ऐसे निकल आई थी। हम लोग वहां रिपोर्टिंग के लिए रुके और पूरी भीड़, जो भीड़ हिंदुओं की थी, अच्छा, वो पूरी भीड़ ऋषि को खींचने लगी।
दाढ़ी, आपका तो नाम तमन्ना है। हमारी एक बहुत बहुत ही अच्छी मित्र है, उनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध। उनकी बेटी का नाम आयशा है। ओह। तो ये सोचने वालों की एक व्यवस्था बन चुकी है। हाँ। किसी का भी नाम तमन्ना हो सकता है। हम्म। मेरा दोस्त आसिफ है, हम्म। मैं उनकी मम्मी और पापा के, हम करीबन 89 से दोस्त हैं, सिंगिंग में मिले हम लोग। मैं उनके माँ बाप दोनों के पैर छूता था। हम्म। तो आसिफ की मम्मी हमेशा कहती थी, बेटा हम मेरे पैर, आप मेरे पैर मत छुआ करिए, हमारे यहाँ सिर्फ खुदा के आगे सजदा किया जाता है। और मैं उनसे हमेशा कहता था कि और हमारे यहाँ बताया गया है कि माँ ही जो है खुदा है। तो मैं पैर छूता रहा और ऐसा होता रहा। बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त थे, मैंने फर्क पाया है उनमें। और बहुत सारे हिंदू दोस्त की तो बात ही छोड़ दीजिए, हिंदुओं के तो बीच में ही रहता हूँ, फर्क पाया है मैंने। मानसिकता बदली है, मैं तो खुद बोलती हूँ। गलत हो गया है। सबसे बड़ी चीज ना हम्म। ये मानसिकता बदलना है। हमको देश आजाद होने के बाद बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने, टीचर ने बहुत कुछ गलत बताया। जैसे अकबर महान था, ठीक, बट कन्वर्जन तो सबसे ज्यादा अकबर के समय में हुए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं केवल आपको। बाबर तो खूंखार था, होगा, हमको जैसा बताया गया वही काम अब हो रहा है। अब हमको इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, रिविजनाइजेशन। एक बार फिर से हमको रिवाइज कराया जा रही है चीजें, ताकि हमारी वो मेमोरी इरेज हो जाए, एक नई मेमोरी फिट हो जाए। एक तमाम सारे हमको सोच में डाल दिया है लोगों ने। सोच में डाल दिया, ये आपने बिल्कुल सही कहा, सोच में डाल दिया। तो एक्चुअली हम लोग हैं भी वही ना। हम जानते हैं क्या है, आपके घर में वो लगा होगा वाटर प्यूरिफायर। वो वाटर प्यूरिफायर आपको एक पानी देता है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसके पीछे उससे ज्यादा पानी ड्रेन हो रहा होता है, जिससे कहते हैं इससे पोछा लगा लो तो वो लग जाएगा, बाकी ये पानी बकवास है। और वो नली आप किसी एक नाली में डाल देते हैं। वो जो वेस्ट वाटर हो रहा है, अब हमारा वो पुराना इतिहास हमारे दिमाग से निकाल के नाली में फेंका जा रहा है। अब हमें नया प्यूरिफाई करके पानी पिलाया जा रहा है, और हम पी रहे हैं। हम हमेशा से पीते हैं, हम हमेशा से पीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने हमेशा ऐसे ही काम किया है। मेरी दादी और मेरे बाबा दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उन्होंने, मतलब इंदिरा गांधी जी की बर्थडे में मैं इतना बड़ा हूं और इंदिरा जी के साथ बैठा हूं। मतलब वो फैमिली है, उनको ताम्रपत्र मिले हैं, पेंशन मिली है, सब कुछ हुआ है। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जब हम न रहे तब किसी और को वोट दे देना, अभी कांग्रेस को। ये मैं उतना छोटा था कि मैंने जनसंघ का वो दिया वाला चुनाव चिन्ह मुझे याद है। अच्छा। तब कांग्रेस का गैया बछड़ा का होता था, बाबा मुझे गोद में ले जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ टिन के बनते थे, इतने आते थे तो हम उससे खेलते थे, तो वो याद है। बट मैंने अपने पापा को बिस्तर पर बैठे बैठे, मेरे पापा ही इज 76, 75, ही इज स्टिल इन जॉब। वो बड़ी फैक्ट्री के वीपी है, बहुत काम करते हैं, स्टिल इन बैंगलोर। मैंने उनको टीवी देख के और अखबार पढ़ते पढ़ते, आपने कहा कि मोदी, दिमाग ना खराब हो, कंटाप मारूंगा घसीट के। आपने कहा योगी, आज से मेरे तुम्हारे संबंध कोई नहीं है, तुम अपना घर अलग चलाओगे, मैं अपना घर अलग चलाऊंगा। मुझे मेरी दादी ने समझाया, पढ़ाया कि भारत के थे प्यारे बापू, जग के थे उजियारे बापू, हमने वही पढ़ा है ना। बिल्कुल। तो मुझे हमेशा गांधी जी हमारे अंदर उतरे हुए हैं। आपको एक सच बताऊं, मैं तो बहुत पढ़ता लिखता हूं, एक सोच समझ भी रखता हूं। बिल्कुल। जितना भी मुझे सोच समझ है, जितनी चीज समझ में आती है मुझको, मैंने पिछले 2-4 सालों में एक चीज पाई है, अब मुझे भी गांधी जी पे शक होने लगा है। फीड किया जा रहा है। और मुझे अब ये लगने लगा है
कि इस देश का सबसे बड़ा नुकसान गांधी जी ने किया है। वो व्यक्ति जो अपने पापा से इस बात पे बोलचाल बंद कर चुका है कि मेरे पिता ने अपशब्द कहे, अपशब्द मतलब गंदी वाली गाली नहीं, लेकिन अनादर किया गांधी जी का, तो मेरी उनसे बातचीत बंद हो गई। और मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि आप अपनी माँ के कहे पे चले ना चले, मुझे दादी ने जो पढ़ाया वो मानूंगा। अब मुझे लगता है पिछले 1.5 साल से कि मैं भी गांधी जी पे शक करने लगा हूं। शक कैसे करने लगा हूं? अब गांधी जी के खिलाफ जो कुछ बातें आती ना, वो मुझे कुछ अच्छी लगने लगी है, कुछ अच्छी लगने लगी है। और ऐसे ही होता है, धीमे धीमे कोई आपको अच्छा लगने लगता है, फिर आप उस तर्क से मोहब्बत करने लगते हैं, और मोहब्बत हमेशा अंधी होती है। ये जो कैसेट रिपीट मोड पे चलती है, उसका असर है। बार 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 हम वही सुनते हैं। जैसे मैंने खुद कहा कि मुझे भी अब नाम बताने में सोचना पड़ता है। अरे भाई, आज के इस जमाने में मैनिफेस्टेशन नाम की एक चीज आ गई है। 11 आ गई है। आदमी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये करने लगा है। हाँ, तो वो तो बिन मांगी इच्छा है, रोज सुन रहे हो आप, रोज हो रहा है, वो आपको मैनिफेस्टेट करा रहे हैं, ट्रू। वो करा रहे हैं। और हम सच में डर चुके हैं, हम सच में डर चुके हैं। मुझे एज अ जर्नलिस्ट आप मुझसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट नेता कौन है, नोबडी इज माई फेवरेट। आप मुझसे कहेंगे कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी, नोबडी इज माई फेवरेट। मैं अपनी अपब्रिंगिंग को या आज के का जो पानी मुझे पिलाया जा रहा है, मैं उससे प्रभावित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं मानता हूं कि या तो कि न्यूट्रल नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो न्यूट्रल नाम के पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, असल में वो सत्य है, वो वहां टिक नहीं पाती। उस सत्य पर टिकना बड़ा मुश्किल काम है। और मीडिया उस स्थिति में आ चुका है कि भाई हमारे पास 500 का नोट हो या 100 का नोट हो या 5 का भी नोट हो, हम उसको तुरंत रोशनी में देखते हैं। एक सिल्वर लाइन होती है, सिल्वर लाइन हमको बताती है कि नोट असली है कि नकली है। मीडिया इसीलिए था, अब नहीं है। लेकिन वो सिल्वर लाइन गायब हो चुकी है। पहले टीवी भरता था, अखबार भरता था, अब फोन भरने लगा है। हम बड़ी भयावह स्थिति में। यह जरूर हुआ है कि हम पिछले कुछ सालों में वैश्विक रूप से इज्जत बहुत पा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी ग्लोबल इमेज अच्छी हुई है, ये बात तो है। तो मुझे जो बंगाल में हो रहा है ममता बनर्जी के रहते हुए, वो भी नहीं पसंद था, और गुजरात में जो मोदी जी के रहते हुए हो रहा था, वो भी नहीं पसंद था। ये नहीं होना चाहिए। मार काट कैसे होगी मार काट? बिल्कुल, मुझे लगता है आप जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है अभी समाज को। मीडिया को है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ समाज को ज़रूर है, क्योंकि मीडिया में आजकल थोड़ा सा मुझे लगता है कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा हो गया है। तो और थोड़ा मेरे को लगता है दबाव भी है कहीं ना कहीं। तो लेकिन अगर आप जैसे सच्चे पत्रकार थोड़ा क्या बोल सकती, जो निर्भीक होके काम करते हैं, वो आजकल इक्का दुक्का ही रह गए हैं। सुनने वाला नहीं है कोई सुनने वाला नहीं। और मुझे लगता है वही जो चीज़ आपने बोली कि वो पसंद भी नहीं आता ना किसी को। मैं अभी यहां पर हाँ, ऐसा कुछ बोल जाऊं कि जिससे जय जय श्री राम के नारे लग जाए, आपका ये पॉडकास्ट भी हिट हो जाएगा और वो रील तो लाखों में जाएगी। चलिए बोल दीजिए सर, टीजर लगाऊंगी मैं उसका। एक बात कह रहा हूं, नहीं, मैं टीजर वाली बात ही नहीं है। हाँ, या मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं हाँ, कि जिससे नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लग जाए, तो भी हिट हो जाओगे आप। हाँ, मैं अतीक के बारे में जब बोलता हूं तो बहुत सारा मुसलमान है जो मुझे गाली देता है, हाँ। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ के जब खिलाफ बोलता हूं तो मुझे मुसलमान प्रशंसा नहीं करता है, न्यूट्रल हिंदू गाली देता है। मैं अखिलेश यादव के लिए एक ट्वीट करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे गाली देते हैं, और समाजवादी पार्टी पक्ष में लिखती है। और वही मनोज राजन त्रिपाठी जब योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कुछ लिख दे तो वही समाजवादी पार्टी वाला या एंटी योगी के जो लोग होंगे
वो मुझे गाली देने लगेंगे। बड़ा मुश्किल है। आप जानते हो हम लोग कैसे हो गए? हम जैसे लोगों की समस्या वो हो गई है जो 2 डंडे बांध के बीच में एक रस्सी होती थी, हाथ में एक रस्सी डंडा लेके चलना। और नीचे डम 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 बजता रहता था और लड़की धीमे 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 आगे बढ़ती थी। कब गिरेगी, कब क्या होगा, कुछ कहने की बात नहीं है। बात सिर्फ पत्रकारिता की नहीं है, आदमी भी ऐसा ही हो गया। एक किसी मुख्तार अंसारी या किसी अतीक अहमद की फ्लीट, काले रंग की बड़ी गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां जब एक घर पे जाके रुकती है ना, तमन्ना के घर पे रुकने लगी है, तो तमन्ना का घर नहीं, तमन्ना का पूरा इलाका जान जाएगा कि इनके घर पे ये आते हैं और आपसे सब डरने लगेंगे, काम लेके आने लगेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा, एक माफिया की वजह से आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। वो जनता है। बिल्कुल। शैलेंद्र सिंह नाम के एक डिप्टी एसपी हुआ करते थे, जिन्होंने मुख्तार अंसारी गैंग ने पुलिस से कार्बाइन चोरी करी, छीन ली। शैलेंद्र सिंह ने जान की बाजी लगा के मुख्तार अंसारी गैंग से, जबकि मुख्तार अंसारी को पूरा शय थी, विधायक हो ही चुके थे, वो कार्बाइन बरामद कर ली। शैलेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो गई। शैलेंद्र सिंह ने यंग एज में नौकरी छोड़ी, सैयद राजा यानी बनारस के पास एक जगह से चुनाव लड़ गए। पूरी जनता ने उस आदमी को दौड़ाकर हरा दिया और मुख्तार अंसारी लगातार जीतता रहा। ये फर्क है। बिल्कुल। और इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, सत्ता का भी कहीं ना कहीं लालच या फिर वर्चस्व कायम करने की लड़ाई। लेकिन आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को भी मिला और मैं चाहती हूँ कि ये मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। यहीं पर आपसे लाइन अप कर लेती हूँ अभी बिल्कुल ऑन कैमरा, ताकि आप आगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पकड़ा मैंने इनको यार, पता नहीं कब से लगी हुई थी मैं। उसके बाद आज मिले, हाँ मैं लखनऊ हूँ, मैं यहाँ हूँ, और बिजी भी रहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मेरा हो भाग्य और मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, क्योंकि बड़े कम लोग होते हैं जो जिनसे सीखने को मिलता है। और जो कहते हैं ना वाइब्स, आजकल जेंजी वर्ड वाइब्स मैच करना, वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी कम लोगों के साथ हो पाती है। और वाइब्स मैच हो गई सर, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सर। नहीं, मुझे भी अच्छा इसलिए लगा कि एक तो मैंने जितने भी पॉडकास्ट दिए उसमें लड़कियां केवल आप तीसरी लड़की हैं, लेकिन आपके संग एक प्लस पॉइंट था, आपका नाम तमन्ना महाजन है। चलो भाई, पहली बार प्लस पॉइंट मिला मेरे को। तो तमन्ना पर शक नहीं किया मैंने। वजह, मैं जिंदगी में 2-3 तमन्नाओं से मिल चुका हूं। अच्छा। जो मुस्लिम भी थी और हिंदू भी थी। अरे वाह। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बस ये डर ना बन जाए कि कभी कोई ऋषि माथुर सिर्फ दाढ़ी देख के अगर दंगाई उसको खींच सकते हैं। एक छोटी सी बात कह दूं, फिर उसके बाद समाप्त कर दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम जब दंगे कवर कर रहे थे तो एक दुकान के आगे लिखा था इदरीस वेल्डिंग सेंटर। तो हिंदुओं का इलाका था, हिंदुओं ने इदरीस वेल्डिंग सेंटर की दुकान जला दी। अब सर वो जो दुकान जली, तो जिसकी दुकान थी वो हिंदू निकला। तो उससे पूछा गया, उसने बड़ा नुकसान कर दिया यार हिंदुओं ने हमारा। तो उससे कहा तुम तो इदरीस लिखे हो। तो बोले इदरीस भाई की दुकान थी, इदरीस भाई हैदराबाद शिफ्ट हो गए। इदरीस वेल्डिंग स्टोर के नाम से ये दुकान जो थी, वेल्डिंग सेंटर के नाम से दुकान फेमस थी। तो मुझे लगा यार दुकान फेमस रहनी चाहिए। तो उसको इदरीस सूट कर रहे थे, दंगाइयों को इदरीस सूट नहीं कर रहा था। तो ये तमन्ना जो नाम है, ईश्वर करे कभी आप पर किसी का बुरी नजर या कोई इस तरीके का खतरा ना आए, वरना सच में फिलहाल तमन्ना के पीछे कितनी तमन्नाएं छिपी है लोगों की, आप समझ नहीं सकती। ऐसे नामों से सच में बचने का वक्त आ गया है। नाम तो मैं नहीं चेंज करूंगी, आपने चेंज कर लिया अपना मनोज राजन त्रिपाठी, मैं तो नहीं चेंज करूंगी। नहीं, मैंने चेंज नहीं किया, मैंने घर का नाम रखा। लेकिन अच्छा नाम है सर, मनोज राजन त्रिपाठी। नहीं, तमन्ना महाजन भी अच्छा नाम है। चलिए इसी अच्छे नोट के साथ विदा लेते हैं। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप कॉफ़ी पीजिएगा, और आप कोई भी फीडबैक देख सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.